नमस्कार, मैं आस्था कुकरेजा एक बार फिर आप सभी का आपके अपने मंच पढ़ लो इंडिया में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, कल हम लोगों ने पढ़ा था जयशंकर प्रसाद जी की पहली कविता देवसेना का गीत। आज हम लोग जयशंकर प्रसाद जी की अगली कविता पढ़ेंगे जिसका शीर्षक रहेगा कार्नेलिया का गीत। तो चलिए एक बार शुरू करते हैं। परिचय हम लोग पढ़ चुके हैं, आज हम लोग कविता से शुरू करेंगे। कार्नेलिया का गीत कविता शुरू करने से पहले एक छोटी सी इसकी कहानी है, मैं आपको वो बता देती हूँ। जो कार्नेलिया थी वो एक सिकंदर नाम के एक राजा हुए हैं। सिकंदर उनका जो यूनान की तरफ से थे, ये उनकी जो है एक उनका सेनापति था सेल्यूकस, उनकी ये बेटी है। और जो कार्नेलिया है ये सिंधु नदी, जिसको जो हमारे यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध नदी मानी जाती है, जो सिंधु नदी है, उसके तट पर बैठकर जो है वो भारत की सुंदरता का बखान करते हुए ये गीत गा रही हैं। और कार्नेलिया के द्वारा गाया गया जो ये गीत है देवसेना की एक रचना है, जो कि हमने कल पढ़ा था इसके बारे में। चंद्रगुप्त उस रचना से इसको लिया गया है। तो कार्नेलिया का गीत, यहाँ पे इसकी छोटी सी कहानी रहेगी। अब एक बार हम इसकी पंक्तियों को देखना शुरू करेंगे और इसके साथ साथ हम व्याख्या करेंगे। तो इसकी व्याख्या 3 भागों में बटेगी, एक प्रसंग, दूसरा इसकी व्याख्या और तीसरी इसकी भाषा शैली, जिसको हम लोग विशेष कहते हैं। तो चलिए एक बार शुरू करते हैं। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अरुण यह मधुमेह देश हमारा। देखिए, अरुण का अर्थ होता है लाल, अरुण अर्थात लाल, और मधुमेह यानी कि मधुरिमा से युक्त, मतलब खुशियों से युक्त। जो सुबह के समय हमारे देश में जो लाली छाती है वो मधुरिमा से युक्त। अनजान होता है जिसको हम नहीं जानते, कोई ऐसा इंसान जिसके बारे में नहीं पता होता। और क्षितिज का अर्थ होता है जहां पर एक वो वाली जगह जहां पर धरती और आसमान दोनों साथ में मिलते हुए दिखाई देते हैं, तो वो जगह होती है क्षितिज को मिलता है एक सहारा। ये पंक्तियां हैं। सबसे पहले हम इसका प्रसंग करेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा में जो है कार्नेलिया का गीत नामक कविता से उद्धृत की गई है, जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। इन रचनाओं में जो कार्नेलिया है वो भारत देश का जो है बखान करते हुए वो भारत की लालिमा का वर्णन कर रही हैं। और उसके बाद हम उसकी जो व्याख्या है वो शुरू करेंगे। कार्नेलिया कहती है कि हमारा जो देश भारत है, जब यहाँ पर सूर्योदय का समय होता है, सुबह सुबह का यहाँ पर जो समय होता है, और उस समय पर जो सूरज जो निकलते हैं और जो उनकी लाली जो है आसमान में बिखरती है, वो बहुत ही ज्यादा मधुरिम प्रतीत होती है। वो जो ऐसा खुशहाल वातावरण जो है वो और कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। और भारत एक अकेला ऐसा देश है जहां पर अगर कोई अनजान व्यक्ति भी आता है तो उस अनजान व्यक्ति को भी जो है सहारा मिलता है। भारत अपने देश में हर किसी व्यक्ति को शरण देता है। जिस प्रकार से जो सुबह के समय पे पक्षी आते हैं, उड़कर चले आते हैं, और ऐसी जो लहरें होती हैं जिनका कहीं पर कोई किनारा नहीं होता, जिनको कहीं पर किनारा नहीं मिलता, भारत जो है ऐसी ऐसी लहरों को भी जो किनारा है वो देता है। तो जिनको कहीं पर सहारा नहीं मिलता, भारत ऐसे लोगों को भी सहारा जो है वो देता है। ये इसकी व्याख्या रहेगी कि ये हमारा भारत देश अत्यंत उत्साह से भरा हुआ है, और जब इस पर सूर्य की किरणों का प्रकाश पड़ता है तब ये और भी सुंदर लगता है। और इस देश में सूर्य का ये जो दृश्य है ये बहुत ही ज्यादा मनोहर प्रतीत होता है। ये इसकी व्याख्या होगी। और उसके बाद यहाँ पहुंचकर अनजान क्षितिज, इसको हम क्षितिज करेंगे, को भी सहारा मिल जाता है। कहने का तात्पर्य है कि भारत में अपरिचित लोगों को भी, यानी दूर देश से आए हुए लोगों को भी अपनापन लगता है, उनको भी यहाँ पर जो सहारा है वो मिल जाता है। ये हम चीज लिखेंगे। और उसके बाद हम इसका विशेष देखेंगे कि प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं भारत देश का उसमें वर्णन किया गया है। और दूसरी चीज जो है संगीतात्मकता का भाव है, प्रवाहमयता का भाव है, और भारत की सौंदर्यता का वर्णन इसमें किया गया है। हम इसमें ये चीजों को लिखेंगे। उसके बाद हमारा अगला रहेगा सरस ताम्रस गर्भ विभा पर नाच रही तरु शिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। अरुण ये मधुमेह देश हमारा। ताम्रस का अर्थ होता है जो कमल, जो हमारे कमल के होते हैं ना, कमल के फूल, वो ताम्रस, उसको हम ताम्रस बोलते हैं। विभा यानी कि चमक, अगर किसी चीज में कोई चमक होती है तो वो विभा होती है। और तरु शिखा, तरु यानी कि पेड़ और शिखा यानी कि चोटी, तो तरु शिखा हो जाएगा पेड़ की चोटी, पेड़ की चोटी।
और कुमकुम जो हम लोग सिंदूर इस्तेमाल करते हैं वो छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। पहले हम इसका प्रसंग लिखेंगे कि वही प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा में कार्नेलिया का गीत नामक कविता से उद्धृत की गई है, जिसके रचयिता देवशंकर प्रसाद जी हैं। इन कविताओं के माध्यम से कार्नेलिया जो है भारत में जो है जो कमल जो सूर्योदय के समय खिलता है उस कमल का जो है बहुत ही सुंदर बखान कर रही हैं। और उसके बाद हम इसकी व्याख्या करेंगे कि सरस ताम्रस गर्भ विभा पर जिस प्रकार से जब हमारा सूर्योदय का समय होता है, सुबह सुबह का समय होता है, तो जो सरोवर जो तालाब होते हैं उन तालाब में जो कमल जब वो खिलता है, लाल रंग का जो वो कमल खिलता है, तो वो इस प्रकार से प्रतीत होता है जैसे कि वो पेड़ की चोटी पर नाच रहा हो जब वो क्योंकि जिस समय पर वो खिलता है ना, तो खिलते हुए ना वो नाचता हुआ सा लगता है। तो वो यहाँ पर प्रकृति को नाचने का प्रकृति में नाचने का जो मानवीकरण है वो कर रही है कि कमल जो है वो नाचता हुआ सा लगता है, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। और जो प्रकृति है वो इस प्रकार की लगती है कि जब सुबह सुबह सूरज निकलता है तो पूरा का पूरा जो बादल है वो लाल हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने पूरे के पूरे बादलों पर कुमकुम, जो कुमकुम हमारे यहाँ पर एक शगुन का प्रतीक माना जाता है कि बादलों पर जो है सारी जगह पर कुमकुम किसी ने बिखेर दिया हो, इस प्रकार से वो लाल लाल बादल जो है हमें दिखते हैं। तो मंगल कुमकुम बिखरा पड़ा है हर जगह पर, ये इसका अर्थ हो जाएगा कि सूर्य के प्रकाश में खिले कमल तथा पेड़ों की कोमल पत्तियों का सौंदर्य जो है वो मन मोह लेता है। ऐसा लगता है मानो सूर्य की किरणें कमल के पत्तों पर तथा तरु शिखा पर जो है नृत्य वो कर रही हो, ऐसा जो है वो प्रतीत होता है। इस पावन धरती पर हर जगह हरियाली ही हरियाली है। फैली हरियाली पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो मानो ऐसा लगता है जैसे हरियाली पर मंगल कुमकुम जो है बिखर गया हो या फैल गया हो और सारी जो धरती है वो पावन हो गई हो। ये इसका हमारा सरलार्थ होगा। और अब हम इसका विशेष करेंगे। विशेष में हम करेंगे जो हमारा सरस ताम्रस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा। देखिए यहाँ पर ना प्रकृति को नाचने का वर्णन किया गया कि प्रकृति नाच रही है, तरु पर जो शिखाएं हैं वो जो कमल के जो वो पत्ते हैं वो नाच रहे हैं। तो यहाँ पर जो है इनका मानवीकरण किया गया। हम विशेष में पहली चीज ये डाल सकते हैं। और उसके बाद कुमकुम, कुमकुम शब्द में क वर्ण की आवृत्ति के कारण हम ये डाल सकते हैं कि इसके अंदर अनुप्रास अलंकार है और जो है संगीतात्मकता का भाव है, लयात्मकता है, प्रभामयता है। हम भाषा शैली में इन सब चीजों को डालेंगे। उसके बाद आएगा लघु सुरधनु से पंख पसारे शीतल मलय समीर सहारे उड़ते खग जिस ओर मुंह किए समझ नीड़ निज प्यारा। सबसे पहले ये लघु का अर्थ होता है छोटा और सुरधनु होता है इंद्रधनुष जिसको हम रेनबो बोलते हैं, इंद्रधनुष। शीतल अर्थात ठंडा। मलय यहाँ पर ना मलय पर्वत की बात की गई है जो है, और उसके अलावा समीर मतलब हवा। खग अर्थात पक्षी। नीर अर्थात घोंसला और निज अर्थात अपना। ये हमारे शब्द हैं। सबसे वही है, पहले प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक कार्नेलिया का गीत से उद्धृत की गई है जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। और इसमें जो है इंद्रधनुष का वर्णन करते हुए इसका जो पंक्तियों को स्पष्ट किया गया है। और उसके बाद हम इसकी व्याख्या लिखेंगे कि लघु सरधुनु से पंख पसारे। जिस प्रकार से इंद्रधनुष अपने आप को जो इंद्रधनुष होता है जब वो अपने आप को फैला लेता है और जब वो फैले हुए उसके अंदर से 7 रंग उसके बिखर जाते हैं और जब वो इंद्रधनुष निकलता है तो हर कोई उस इंद्रधनुष को देखना चाहता है। शीतल मलय समीर सहारे, तो जो भारत में और जो ठंडी हवा आती है, जो शीतल जो पवन आती है, मलय पर्वत जो है वहां से जब जो ठंडी हवा आती है तो जो उड़ते खग जिस ओर मुंह किए, तो जो वो पक्षी उड़ते हैं ऐसे में तो वो उस तरफ मुंह कर उड़ते हैं। मतलब कि मानो कि जिस तरफ सूर्य निकला हुआ है उनको जो है वो सूर्य को अपना घोंसला समझ रहे हैं और उस हवा के चलते उनको जो वो हवा है वो उनको उड़ने में मदद कर रही है। और जो इंद्रधनुष के समान उड़ते हुए वो इतने 7 रंग बिखेरते हुए जा रहे हैं कि वो सूरज को, लाल रंग के सूरज को अपना घोंसला समझ रहे हैं और जिस तरफ सूरज है वो उसी तरफ मुंह कर जो पक्षी हैं वो उड़ते जा रहे हैं और वो उड़ते हुए बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। ये इसकी व्याख्या हो जाएगी कि प्रातःकालीन
मलय पर्वत की सुगंधित शीतल पवन का सहारा लेते हुए इंद्रधनुष के समान रंग बिखरे सुंदर सुंदर छोटे छोटे पंखों को फैलाकर पक्षी भी जिस ओर मुंह किए उड़ते दिखाई देते हैं, ये वही भारत देश है। यानी विभिन्न संस्कृतियों के लोग भी इस देश में आकर रहना पसंद करते हैं, उनको यहाँ आकर शांति मिलती है और यहाँ के लोग भी उन्हें अपना लेते हैं। यानी कि वो पक्षी जो पता नहीं कहाँ दूर दूर से चले आ रहे हैं, दूर दूर से उड़कर आ रहे हैं, उनको भी भारत देश जो है वो सहारा दे रहा है। ये इसका हो जाएगा। उसके बाद हम इसका वो लिखेंगे, विशेष लिखेंगे, और विशेष में हम लिख सकते हैं इसका कि इंद्रधनुष की जो सुंदरता है उसका वर्णन किया गया है, संगीतात्मकता का वर्णन किया गया है। पूरा का पूरा जो ये हमारी पंक्तियां हैं इसमें तुकात्मकता का भाव है और एक सरल भाषा का इस्तेमाल किया गया है। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। और नीड और निज शब्दों में न वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है, यहाँ पर हम इस प्रकार से इसको डाल सकते हैं। समीर सहारे में भी स वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। अगला, बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा, अरुण यह मधुमेह देश हमारा। वो ये बोल रहे हैं कि बरसाती आंखों के बादल, अनंत मतलब कि जिसका कोई अंत नहीं होता, अनंत, जिसका कोई अंत न हो। तो पहले प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा में कार्नेलिया का गीत नामक कविता से उद्धृत की गई है, जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। और इन पंक्तियों के माध्यम से वो भारत देश की जो कार्नेलिया है, भारत देश की विशेषता का वर्णन कर रही है, और उसके बाद हम उसकी व्याख्या करेंगे। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल। देखिए, जब यहाँ पर जो लोग हैं, जब हमारे यहाँ पर कोई आता है और उनके आंसू देखकर हमारी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। भारत एक ऐसा देश है जो लोगों के, किसी दूसरे इंसान के दुख में भी दुखी होता है। तो अगर किसी आंखों के बादल, जब आंखों में जब किसी ऐसे इंसान को देख लेता है जिसको कोई पीड़ा है, कोई दुख है, तो उसकी जो आंखों के बादल जो है वो जैसे होता है ना कि बरसात आती है और जो वो बरसात हर जगह गीला गीला कर देती है, तो ऐसे ही आंखों से आंसू आते हैं और वो किसी इंसान के दुख में दुखी होते हैं, बनते हैं जहां करुणा जल। क्योंकि हर किसी के मन में किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति करुणा का जो भाव है वो भरा हुआ है। लहरें टकराती अनंत की, और भारत एक ऐसा देश है जहां पर अनंत से आती हुई लहरें भी इसको जो है किनारा मिल जाता है। यहाँ पर हमें ऐसी ऐसी नदियां देखने को मिलती है जहां पर अनंत से आती हुई लहरें जो है उनको भी किनारा मिल जाता है, पाकर जहां किनारा, और इनको यहाँ पर जो कहीं पर भी नहीं रुक पाती वो भारत में आकर जो है वो रुक जाती हैं। ये इसका अर्थ होगा। उसके बाद व्याख्या, जिस प्रकार बादल गर्मी से तपते मुरझाए वृक्ष को वर्षा प्रदान करके नया जीवन प्रदान करते हैं, उसी प्रकार भारतवासी भी करुणामय हैं। उनके अंदर भले ही कितने दुख हो, लेकिन वो बाहर से आए लोगों का दुख सुनकर उनको सुलझाने का प्रयास करते हैं, उन्हें सहारा देते हैं और उन्हें आशा की जो किरण है वो दिखाते हैं। इसका ये जो है सरलार्थ रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग अब इसका विशेष करेंगे, और विशेष में हम सबसे पहले लिखेंगे कि भारत के लोगों के करुणा भरे हृदय का वर्णन किया गया है, और जो हमारी पंक्तियां हैं उनमें संगीतात्मकता का भाव है, प्रवाहमयता है, और जो है करुणा रस का इसमें इस्तेमाल किया गया। इसमें हम करुणा जो रस है हम इसमें वो डाल सकते हैं, और इससे हमारी ये जो पंक्तियां हैं वो पूरी होंगी। उसके बाद अगला है, हेम कुंभले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे, मंदिर उंगते रहते जब जग कर रजनी भर तारा। हेम कुंभ का अर्थ होता है सोने का जो कलश होता है ना, उसको बोला जाता है। हेम अर्थात सोना, कुंभ अर्थात कलश या घड़ा, तो सोने का कलश। उषा सवेरे, उषा अर्थात सुबह, जो सुबह का समय होता है उसको उषा कहा जाता है। सुख यानी कि यहाँ पर ये मदिर आएगा। मदिर का अर्थ होता है मुसाफिर या यात्री। मदिर अर्थात यात्री होता है यहाँ पर। जगकर रजनी अर्थात रात होती है। ये मंदिर नहीं है, ये मदिर है, इसको मदिर करेंगे हम। इसको हम मदिर करेंगे, और मदिर का अर्थ होता है यात्री। ठीक है, तो ये हमारा रहेगा जिसका हम पहले प्रसंग करेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा में कार्नेलिया का गीत नामक कविता से उद्धृत की गई है, और इन पंक्तियों के माध्यम से जो है उषा रूपी नायिका, जो कि बादल रूपी जो है
कलश है वहां से जो है सुख भरकर ला रहे हैं। इस प्रकार से जो सुबह का वातावरण है उसका वर्णन किया गया है। अब उसके बाद हम उसकी व्याख्या देखेंगे कि हेम कुंभले उषा सवेरे भरती ढुलकाते सुख मेरे। जिस प्रकार से जो सुबह सुबह लाली छाई हुई है, जो सूरज की लाली है वो बिल्कुल ही स्वर्ण के समान प्रतीत होती है और ऐसा लगता है कि जैसे उषा यानी कि सुबह, जो अभी रात खत्म हुई है, अंधेरा जो है वो चला गया है और अब जो है सुख की सुबह आ गई है। तो जो उषा रूपी नायिका है, यहाँ पे उषा को, सुबह को नायिका के रूप में वर्णित किया गया है और जो उषा रूपी नायिका है वो आकाश रूपी कलश यानी कि आकाश रूपी घड़े से बहुत सारा सुख भरकर ला रही है। ऐसा लगता है मदिर उगते रहते जब जगकर रजनी भर तारा। और जब रात को सारे के सारे जो तारे हैं वो छिप गए हैं, रजनी अर्थात जो रात है, उस रात में जितने भी तारे हैं वो छिप गए हैं और अब सबके सब जो है जो सूर्य है वो जग गया है। तो अब सबके सब जो यात्री हैं वो अब उस सुख को जो है पाना चाहते हैं, वो सुबह रूपी जो सुख है अब उसको जो है अपने मन के अंदर उड़ेलना चाहते हैं। ये इसका अर्थ होगा। एक बार इसका हम देखेंगे कि कवि कहता है, मानो उषा रूपी पनिहारी रूपी स्वर्ण कलश में सुख और समृद्धि रूपी जल भरकर भारत भूमि पर लुढ़का देती है। अर्थात प्रातःकालीन में भारतवासी सुख समृद्धि से भरपूर दिखाई पड़ते हैं और रात भर जागने के कारण तारों भी नींद की खुमारी में मस्त रहते हैं और अब वो छिपने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि अब उजाला होने वाला है। ये इसका अर्थ होगा। इसका हम उसके बाद विशेष करेंगे। विशेष में यहाँ पर जो है रूपक अलंकार होगा कि उषा को यहाँ पर नायिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो उषा रूपी नायिका ये लिखेंगे हम लोग। और जो हमारा आकाश रूपी जो कलश है, जो जिसको आकाश को कलश का वो एक रूप दिया गया है, तो आकाश रूपी कलश हम यहाँ पर इसमें लिखेंगे। इसमें रूपक अलंकार है और इसमें आ जाएगा हमारा जब और जगकर में ज वर्ण की आवृत्ति के कारण हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। और वो चीजें डालेंगे कि संगीतात्मकता है, प्रवाहमयता है, लयात्मकता है, तुकात्मकता है, इन सब चीजों को डालेंगे और यहाँ पर हमारा ये वाला जो पंक्ति है ये हमारी खत्म होगी। तो यहाँ पर जो हमारी ये कविता है ये हमारी खत्म होती है। और अब हम इस कविता से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न उत्तर हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत जरूरी है, एक बार अब हम उन पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, कार्नेलिया का गीत कविता में प्रसाद जी ने भारत की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहले भारत पर जो सूर्य की किरणें हैं वो सबसे पहले पहुंचती है। नंबर 1, भारत एक ऐसा देश है। नंबर 2, यहाँ पर किसी अपरिचित व्यक्ति को भी घर में प्रेम पूर्वक रखा जाता है, अनजान को भी सहारा दिया जाता है। भारत में ऐसा देश है ये। उसके बाद यहाँ के लोग दया, करुणा और सहानुभूति की भावनाओं से भरे हुए हैं। एक दूसरे के दुख को देखकर भी उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और भारत की जो संस्कृति है वो बहुत ही ज्यादा महान संस्कृति है। अगला प्रश्न है, उड़ते खग और बरसाती आंखों के बादल में क्या विशेष अर्थ व्यंजित होता है? उड़ते खग यानी कि जो वो पक्षी है, जब वो इंद्रधनुष आता है और इंद्रधनुष के समान जो सूर्य जिस दिशा में होता है वो पक्षी भी बिल्कुल उसी ही दिशा में जो है उसको अपना घोंसला समझकर उड़ते चले आते हैं। और मलय पर्वत जब ठंडी ठंडी हवा आती है तो उस ठंडी हवा का वो आनंद लेते हैं। और बरसाती आंखों के बादल, जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर कोई अगर किसी की करुणा भरा जो हृदय अगर हमारे सामने रखा जाता है, या अगर अपनी खुद की पीड़ा और दुख उस समय पर व्यक्ति भूलकर किसी दूसरे इंसान की पीड़ा को सुनकर उसको दूर करने का प्रयास करता है और उसकी करुणा को सुनकर उसकी आंखों में जो है आंसू रूपी जो बरसात है वो बहने लगती है। तो यहाँ पर इसका अर्थ ये होगा, उड़ते खग में अप्रवासी लोगों को भी हम सहारा देते हैं, इसका ये अर्थ निहित है। और बरसाती आंखों के बादल में जो है कि किसी दूसरे इंसान के दुख को देखकर हमारी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, ये अर्थ निहित है। काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि काव्य सौंदर्य में हम 2 चीजों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम लोग भाव करेंगे, इसके अंदर भाव सौंदर्य है, इसको हम 2 भागों में बांटेंगे, भाव सौंदर्य, और दूसरा इसको हम बांटेंगे शिल्प सौंदर्य। दूसरा हम इसमें डालेंगे इसका शिल्प सौंदर्य, और शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत हम इसकी भाषा लिखेंगे। इसको हम 2 भागों में बांटेंगे, शिल्प सौंदर्य अर्थात भाषा और भाव सौंदर्य यानी कि इसका भाव। हम इसको काव्य सौंदर्य को 2 भागों में बांटेंगे। तो
हमारा ये काव्य है, काव्यांश है। हेम कुंभले उषा सवेरे, भरती ढुलकाते सुख मेरे, मदिर उगते रहते सब जग कर रजनी भर तारा। ये हमारा एक काव्यांश है। अब इसका पहले हम भाव करेंगे। जैसा कि हमने पहले करा कि हेम कुंभ यानी कि जो सोने का कलश है वो, और ले उषा सवेरे भरती ढुलकाती सुख मेरे, जिस प्रकार से सुबह सुबह जो सूरज की लाली है वो इस प्रकार लगती है जैसे कि उषा रूपी नायिका जो है वो आकाश रूपी जो कलश है वहां से बहुत सारा सुख भरकर लेकर आ रही है, क्योंकि रात जो है छुप चुकी है, तारे अब सो चुके हैं, और जब दिन में जो दिन का प्रकाश है वो सबके लिए एक नई उम्मीदों की किरणों के रूप में आया है। और मदिर उगते रहते जब जग कर रजनी भर तारा। तो इस प्रकार से जितने भी लोग हैं अब वो रात के समय, रात जा चुकी है और बीते हुए रात के साथ जो है एक नई उम्मीद के साथ अब वो उठे हैं और सुबह सुबह का जो है आनंद है वो ले रहे हैं। ये इसका अर्थ हो जाएगा। उसके बाद हम इसकी जो है इसका भाव शिल्प सौंदर्य करेंगे, और शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत हम लोग इसका जो है वो करेंगे, इसका विशेष करेंगे। उषा को नायिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है, और बादल को जो है या आकाश को कलश के रूप में प्रस्तुत किया गया, ये लिखेंगे। और सुबह सवेरे के वातावरण का वर्णन किया गया है, ये लिखेंगे। और यहाँ पर हमारा हो जाएगा ये है, इस प्रकार से हमारा जो है यहाँ पर इसका विशेष खत्म होगा। ये यहाँ पर हमने लिखा है कि उषा और तारे का मानवीकरण किया गया है, और जब जगकर में अनुप्रास अलंकार है, और हेम कुंभ में की हेम रूपी कुंभ यानी कि सोने के जैसा घड़ा जो है इसमें इसको रूप दिया गया है, तो यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा हमारा। उसके बाद अगला है जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। ये हमारा एक और काव्यांश है। इस पंक्ति का हमें आशय स्पष्ट करना है। जब आशय स्पष्ट करने वाला प्रश्न आएगा तो हमें सिर्फ अर्थ लिखना है, हमें फिर इसमें भाषा नहीं लिखनी है। यहाँ पर कार्नेलिया इस गीत में कह रही है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर अनजान व्यक्ति, जिसको कहीं और सहारा नहीं मिलता है, अनजान भरे व्यक्ति को भी भारत देश जो है सहारा देता है, और उसकी करुणा जो है उसके दुख में दुख होता है, दुखी होता है, और उसको जो है सुख भरे जो पल है वो उसको देने की कोशिश करता है। इसका ये अर्थ है। ये हो जाएगा भारत की संस्कृति बहुत महान है। जैसे कि जो वो पक्षी हैं, उड़ते खग जो है सीधे भारत देश की तरफ आते हैं और उनको यहाँ पर आश्रय भी मिल जाता है, और अनंत लहरें जिनको कहीं पर आश्रय नहीं मिलता है उनको भारत में आकर आश्रय मिल जाता है। प्रश्न 4 है प्रसाद शब्दों के सटीक प्रयोग से भावाभिव्यक्ति को मार्मिक बनाने में कैसे कुशल है। कविता से उदाहरण देकर सिद्ध कीजिए। जो प्रसाद जी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वो कैसे आप उनको कहते हैं कि वो शब्द बिल्कुल सही है और अपनी जगह पर सही बैठ रहे हैं, इसका हमें एक उदाहरण देते हुए स्पष्ट करना है। तो प्रसाद जी शब्दों के माध्यम से अपनी भावों की अभिव्यक्ति को बड़ा मार्मिक बना देते हैं। वह शब्दों के साथ इस तरह खेलते हैं मानो कोई कठपुतली को धागे में पिरोकर जो है नचा रहे हो। उनकी भाव अभिव्यक्ति इतनी मार्मिक होती है कि हृदय द्रवित तो होता है। हमने जहां पर भी हमने जब चीजों को पढ़ा है तो हमने देखा है कि उनके जो शब्द हैं वो कहीं ना कहीं हमारे हृदय को छू रहे हैं, वो टच कर रहे हैं। सारे के सारे जो शब्द हैं वो ऐसे हैं। तो जब किसी कविता का जो कोई कविता जब हम पढ़ते हैं और जब वो कविता हमें छूती है तो वो अपने आप ही वो शब्द जो है वो मार्मिक बन जाते हैं। तो यहाँ पर ये हमारी कविता जो हमारी जयशंकर प्रसाद जी की जो कार्नेलिया का गीत नामक कविता है ये भी हमारी खत्म होती है, और इसी के साथ जो हमारा पहला पाठ है हमारा वो खत्म होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कविता समझ में आई होगी। तो बच्चों पढ़ते रहिए आप और जुड़े रहिए पढ़ लो इंडिया मंच के साथ। धन्यवाद।